स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की वैक्सीन पर 1796 में पहली बार काम शुरू हुआ, लेकिन कामयाबी 1950 में मिली। टाइफाइड की वैक्सीन को बनाने में 13 साल लगे थे। पोलियो की वैक्सीन का ट्रायल 1935 में पहली बार हुआ, आम लोगों तक आने को 1955 आ गया। एड्स की वैक्सीन पर 1987 से काम चालू है। जब बाकी सब वैक्सीन को बनाने में इतना टाइम लगता है, तो कोविड-19 की वैक्सीन सिर्फ 1.5 साल के अंदर कैसे बना ली गई? क्या तरीका अपनाया गया? क्या किसी ज़रूरी पहलू को नज़रअंदाज किया गया? और अमेरिका की वैक्सीन का एफिकेसी रेट 90% से ऊपर है, जबकि कोविशील्ड का सिर्फ 60% से ऊपर। तो क्या अमेरिका की वैक्सीन इंडिया वैक्सीन से अच्छी है? कोविड-19 की वैक्सीन इतने कम वक्त में कैसे बना ली गई, ये समझने के लिए एक वैक्सीन बनाने का नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, ये जानना ज़रूरी है। एक वैक्सीन पूरी तरह से बनाने में कई स्टेप्स होते हैं और जो एक के बाद एक किए जाते हैं। साइंटिस्ट अपनी रिसर्च से एक फॉर्मूला तैयार करते हैं। पहले स्टेप में वैक्सीन को लैब में ही टेस्ट किया जाता है, ये पक्का करने के लिए कि नई वैक्सीन किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती। ये लैब टेस्ट इंसानों और जानवरों पर किए जाते हैं। इसको प्री क्लिनिकल फेज़ कहते हैं। जब पहला फेज़ कामयाब हो जाता है तो वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे बढ़कर ह्यूमन ट्रायल फेज़ में पहुंच जाता है। ये स्टेप पूरे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट और ज़्यादा वक्त लेता है। इस स्टेप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर वैक्सीन का टेस्ट किया जाता है। ह्यूमन ट्रायल पास कर लेने के बाद दुनिया भर की गवर्नमेंट के रेगुलेटर्स से लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। इंडिया में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वैक्सीन का लाइसेंस इशू करती है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां DGCI से लाइसेंस के लिए अप्लाई करती हैं। लाइसेंस मिलने के बाद वैक्सीन का प्रोडक्शन यानी बड़ी तादाद में बनाने का काम शुरू होता है। आखिर में डिस्ट्रीब्यूशन यानी वैक्सीन को पब्लिक तक पहुंचा दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में ह्यूमन ट्रायल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए ह्यूमन ट्रायल्स 3 फेजेज़ में होते हैं और हर फेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाता है। फेज़ 1 में कम लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होता है, जिसमें तकरीबन 50 लोग हो सकते हैं। ये फेज़ सिर्फ ये समझने के लिए होता है कि वैक्सीन सेफ़ है और कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। फेज़ 2 में वैक्सीन का टेस्ट और ज़्यादा लोगों पर किया जाता है, जिसमें कई 100 लोग हो सकते हैं। यहाँ से साइंटिस्ट ये समझना शुरू करते हैं कि वैक्सीन जिस बीमारी के लिए बनाई गई है वो काम कर रही है। उसके बाद आखिर में आता है फेज़ 3 ह्यूमन ट्रायल। इस फेज़ में दसियों हज़ार लोग शामिल होते हैं। ये बहुत टाइम लेता है और बहुत महंगा होता है और बहुत सारे वॉलंटियर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस फेज़ में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा और अलग अलग तरह के लोगों को शामिल किया जाए। बच्चे, जवान, बूढ़े, पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे और बिल्कुल हेल्थी लोग शामिल किए जाते हैं। और ये ट्रायल दुनिया के कई देशों में एक साथ किए जाते हैं ताकि अलग अलग तरह के लोगों का टेस्ट रिजल्ट मिल सके। फेज़ 3 ह्यूमन ट्रायल्स में लोगों को 2 ग्रुप में बांटा जाता है। एक ग्रुप को वैक्सीन दी जाती है, दूसरे ग्रुप को सिर्फ प्लेसिबो यानी ऐसी चीज़ जिसका मेडिकली कोई असर नहीं होता वो दिया जाता है। फिर लोगों को अपनी अपनी लाइफ में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। उनकी रेगुलर जांच होती रहती है और ये गिनती करते रहते हैं कि दोनों ग्रुप में से कितने लोगों को वो बीमारी हुई जिसके लिए वैक्सीन ट्रायल हो रहा है। वैक्सीन वाले ग्रुप में भी यही चेक करते रहते हैं कि वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। कई साल तक उन पर नज़र रखी जाती है। उनकी हर बीमारी की बड़े ध्यान से जांच की जाती है। इससे लोगों को लॉन्ग टर्म में होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स का अंदाज़ा भी मिल जाता है। इसलिए एक वैक्सीन बनाने में 10 साल से ज़्यादा का वक्त लग जाता है, लेकिन कोविड-19 की वैक्सीन बनाने का प्रोसेस सिर्फ 1.5 साल में पूरा कर लिया गया। आखिर कैसे? कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए अलग अलग फेजेस को ओवरलैप किया गया, यानी 2 से 3 स्टेप्स और फेजेस को एक साथ स्टार्ट किया गया और वक्त बचाने के लिए शुरुआती रिजल्ट्स की बिना पर वैक्सीन का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया गया। ये एक फाइनेंशियल रिस्क भी था। अगर वैक्सीन फेल हो जाती तो ऑलरेडी बनाई जा चुकी वैक्सीन बेकार हो जाती। इसलिए आप समझ सकते हैं कि वैक्सीन बनाने के लिए शॉर्टकट तरीका तो अपनाया गया, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। अमेरिका की मॉडर्ना और फाइजर बायोटेक वैक्सीन का एफिकेसी रेट 90% से ऊपर है, जबकि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की बनाई हुई कोविशील्ड का एफिकेसी रेट 60% के ऊपर है। तो क्या हमारी कोविशील्ड अमेरिकन वैक्सीन के मुकाबले कम है? एफिकेसी रेट किसी भी वैक्सीन को नापने के लिए सही तरीका नहीं होता। चलिए एफिकेसी रेट समझते हैं। याद है, ह्यूमन ट्रायल फेज़ में 2 ग्रुप होते हैं। उन दोनों ग्रुप में वैक्सीन देने के बाद नज़र रखी जाती है कि कितने लोगों को वैक्सीन देने के बाद भी कोविड हुआ। मिसाल के लिए ये मान लेते हैं कि एक वैक्सीन के फेज़ 3 ट्रायल में कुल 40,000 लोग शामिल थे। उसमें से टोटल 200 लोगों को वैक्सीन देने के बाद भी कोविड हुआ। ये 200 लोग उन ग्रुप में कैसे बटे हुए थे, वो वैक्सीन का एफिकेसी रेट कहलाता है। अगर 200 लोग दोनों ग्रुप में बराबर बराबर बटे हुए थे तो इसका मतलब हुआ कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड होने का उतना ही खतरा है जितना नहीं लगाने पर है, यानी एफिकेसी रेट 0% हुआ। अगर सारे 200 लोग सिर्फ प्लेसिबो ग्रुप में हुए तो एफिकेसी रेट 100% होगी। अगर कुल 180 लोग प्लेसिबो ग्रुप में थे और सिर्फ 20 लोग वैक्सीन ग्रुप में से हुए
तो एफिकेसी रेट 90% होगी। इसका मतलब हुआ कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनको 90% कम चांसेस है कोविड होने का। इसका मतलब ये नहीं है कि हर 100 लोगों में 10 लोगों को कोविड होगा ही। कोविशील्ड का एफिकेसी रेट 63% है, यानी कोविशील्ड लगाने के बाद आपको कोविड-19 होने का तकरीबन 60% चांस कम है। WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से कोविड-19 के लिए 50% के ऊपर का एफिकेसी रेट लाइसेंस के काबिल होता है। एफिकेसी रेट नापने के लिए ये तरीका सारी वैक्सीन्स के लिए सेम होता है, लेकिन फ़र्क नापने के तरीके में नहीं है। फ़र्क है फेज़ 3 ह्यूमन ट्रायल्स कब, कहाँ और किन हालात में किया गया। मॉडर्ना और फाइज़र वैक्सीन का ट्रायल तकरीबन पूरी तरह से अमेरिका में किया गया और वो भी इन महीनों के बीच हुआ जब इन्फेक्शन रेट कम हो रहा था। वैक्सीन के पार्टिसिपेंट्स को कोविड-19 होने का खतरा कम था, जबकि अमेरिका की ही एक और वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन ने अपना यूएस ट्रायल इन महीनों के बीच किया जब यूएस में ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन होने का खतरा था। इसलिए मॉडर्ना और फाइज़र की वैक्सीन का एफिकेसी रेट 90+ रहा, जबकि जॉनसन एंड जॉनसन का 60+ रहा। कोविशील्ड की बात करें तो इसका ट्रायल किसी एक कंट्री में नहीं हुआ, ये कई कंट्रीज़ में एक साथ किया गया और वो भी ऐसी कंट्रीज़ में किया गया जहाँ का इन्फेक्शन रेट यूएस के इन्फेक्शन रेट के मुकाबले में ज़्यादा था। वैक्सीन के ट्रायल में शामिल होने वाले लोग दुनिया के अलग अलग कोने से थे। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो वायरस ही अलग टाइप का था। वायरस के कुछ नए वेरिएंट्स भी शामिल थे। इसके बाद भी कोविशील्ड काम करती नज़र आई और इन्फेक्शन को कम करने और रोकने के लिए पूरी तरह से कारगर साबित हुई। एफिकेसी नंबर सिर्फ ये बताते हैं कि वैक्सीन के फेज़ 3 ह्यूमन ट्रायल में क्या हुआ। ये वैक्सीन को रैंक देने यानी पहला और दूसरा नंबर पर रखने के लिए नहीं यूज़ करते हैं। वैक्सीन लगाने का मकसद हमेशा ये नहीं होता कि इंसान को कभी बीमारी हो ही नहीं। वैक्सीन लगाने का खास मकसद ऐसे समझ सकते हैं, सबसे अच्छा यही होगा कि इंसान को कभी कोरोना वायरस हो ही नहीं, और सबसे बुरा ये हो सकता है कि इंसान की मौत हो जाए। इन दोनों के बीच में ये 4 सिचुएशंस होती है। हॉस्पिटलाइजेशन यानी मरीज़ को हॉस्पिटल जाने तक की नौबत आ जाए, बीमारी का बहुत बुरा असर, नॉर्मल तरह की बीमारी, मामूली बीमारी। अच्छा सोचें तो वैक्सीन लगाने के बाद इंसान को कोरोना वायरस होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कोविड-19 वैक्सीन का मेन मकसद ये नहीं है। ज़मीनी हकीकत को सामने रखकर सोचे तो कोरोना वायरस इन 3 सिचुएशन से इंसान को बचाने के लिए लगाई जा रही है, और आज की तारीख में जितनी भी वैक्सीन्स हैं सब इन 3 सिचुएशन से पूरी तरह का बचाव करती हैं। वैक्सीन को हर तरीके से जांचा और परखा गया है। दुनिया की सारी वैक्सीन कोविड-19 को रोकने के काबिल है।